गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एक्सरसाइज 5.2। गाइस एक्सरसाइज 5.2 करने से पहले ना दो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको करा देता हूँ। अगर वो दो टॉपिक नहीं करोगे ना तो एक्सरसाइज 5.2 समझ नहीं आएगी। तो पहले वो दो टॉपिक्स करा देता हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे। उससे फिर आपके कंसेप्ट की पूरी क्लैरिटी बन जाएगी। देखो फर्स्ट कंसेप्ट है अर्गेंट प्लेन। अर्गेंट प्लेन, देखो अर्गेंट प्लेन क्या होता है। जैसे गाइस आपने क्लास 9th में एक पढ़ा था कार्टेशियन प्लेन, सबने पढ़ा हुआ है कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन पे क्या होता था, जैसे हमें कोई पॉइंट दिया होता था 2,3, तो हम कैसे प्लॉट करते थे, आप सबको याद है, मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। जैसे हमें कोई पॉइंट दिया हुआ 2,3, हम इसको कैसे प्लॉट करते थे, ये हमारी एक्स एक्सिस होती थी, ये हमारी वाई एक्सिस होती थी ना। तो ऐसे एक्स पे ऐसे करते थे हम, ये 1 होता था, ये 2 होता था, ये 3 होता था। ऐसे ही वाई पे होता था 1 2 3 4 ऐसे, ये 1 2 3। अब देखो 2,3 कहाँ आएगा हमारा, ये वाला एक्स, जो पहले वाला होता था ना, ये पहले वाला ये एक्स एक्सिस पे लगाते थे, और ये दूसरे वाला ये वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे क्या है हमारा 2, ये चीज हमारी एक्स एक्सिस पे होती थी, और ये चीज हमारी वाई एक्सिस पे। अब एक्स एक्सिस पे क्या है हमारा 2, ये रहा 2, और 3 कहाँ पे आएगा ये। तो इन दोनों का कनेक्शन कहाँ पे बनेगा, 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, ये यहाँ पे बनेगा। तो इस पॉइंट को हम 2,3 कहते थे। इतना तो सबको पता होगा कार्टेशियन प्लेन में। ऐसे ही अगर मेरे को कहते हैं कि -2, -3, -2, मैं कैसे बनाता, -2, -3, ये कैसे बनाता, तो हम यहाँ पे लेते, ये हो गया -1, ये हो गया -2, -2 एक्स एक्सिस पे ये हो गया, और वाई एक्सिस पे क्या है -3, -3 यहाँ पे आ जाएगा। तो इन दोनों का कनेक्शन कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे। तो ये पॉइंट होता था हमारा -2, -3। ऐसे ही होता था ना कार्टेशियन प्लेन में, सबको याद आ गया होगा। अब इसी के सिमिलर बिल्कुल आर्गेंट प्लेन होता है, बस आर्गेंट प्लेन में क्या होता है, जैसे कार्टेशियन प्लेन में हमें पॉइंट्स दिए होते हैं ना, आर्गेंट प्लेन बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे ले लो आप 2+3i ले लो, z इज इक्वल टू 2+3i, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसका अगर हमें ऐसे ग्राफ पे बनाना हो, ग्राफ पे ऐसे बनाना हो, इनको प्लॉट करना हो, तो कैसे करोगे इनको प्लॉट। देखो इनको करेंगे, आर्गेंट प्लेन में क्या होता है, सेम टू सेम हमारा ये कार्टेशियन प्लेन जैसा ही होता है, पर बस जो हमारी ये एक्स एक्सिस होती है ना, एक्स एक्सिस, इसको इधर कहते हैं रियल एक्सिस, रियल एक्सिस, और इसको कहते हैं, इस वाली को कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। ये कंसेप्ट जो मैं बता रहा हूँ इसको बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, वरना एक्सरसाइज 5.2 समझ नहीं आएगी बिल्कुल भी। ओके, ये होता है हमारे रियल एक्सिस, और ये होती है इमेजिनरी एक्सिस। अब देखो रियल एक्सिस पे क्या आता है हमारा रियल वाला पार्ट, इमेजिनरी एक्सिस पे आता है हमारा इमेजिनरी वाला पार्ट। देखो रियल पार्ट, इसमें रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट इस वाले एग्जांपल में रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट इन z इज इक्वल टू क्या है 2, रियल पार्ट। और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट इन z, ये हमारा z है ना कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट इन कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये होता है इमेजिनरी पार्ट इन कॉम्प्लेक्स नंबर। इमेजिनरी पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है 3, तो रियल पार्ट पे सेकंड पॉइंट पे ये बना दो, बिल्कुल सेम टू सेम इसके जैसे ही बनता है, कार्टेशियन प्लेन जैसे ग्राफ बनता है इसका। बस ये जो ग्राफ होता है ना, इसमें ये चीज रियल एक्सिस होती है, इसमें ये चीज इमेजिनरी एक्सिस होती है। एक्स एक्सिस की जगह रियल एक्सिस आ जाती है, वाई एक्सिस की जगह इमेजिनरी एक्सिस आ जाती है। अब देखो रियल एक्सिस पे 2 कहाँ है, ये रहा हमारा 1 2 3 है, ये भी हमारा 1 2 3 है। रियल एक्सिस पे 2 देखो कहाँ है, ये रहा हमारा रियल एक्सिस पे 2, ठीक है, ये चीज। और इमेजिनरी एक्सिस पे 3 कहाँ है हमारा, ये रहा 3। तो इन दोनों का पॉइंट कहाँ पे कनेक्ट करेगा, इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा ये यहाँ पे, और इसको आगे बढ़ाऊंगा ये भी यहाँ पे। तो ये 2,3 पॉइंट बन गया हमारा 2,3। यही चीज बिल्कुल सेम टू सेम यही है, इसको हम ऐसे कह सकते हैं 2,3। ओके, अब ऐसे ही अगर आपको इमेजिनरी रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस को यूज करके अगर आपको ऐसे बनाना होता, जैसे देखो -2,3 बनाना होता, -2,3, जैसे हमें दिया होता z इज इक्वल टू, यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे हमें दिया होता z इज इक्वल टू -2+3i, ये दिया होता, तो हम कैसे बनाते, हमने यही ऐसे सेम टू सेम रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस लेते हैं। रियल एक्सिस, इस चीज़ को रियल एक्सिस कहते हैं एक्स एक्सिस वाली को, और वाई एक्सिस वाली पार्ट को इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं, इमेजिनरी एक्सिस। अब देखो इसमें कैसे बनता था, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4, इसको 3 4 मतलब कितने भी बना लो, आपकी मर्जी है। अब देखो इसमें देखो हमारा
z इज इक्वल टू -2 + 3i दिया हुआ है। इस चीज़ में देखो हमारा रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट इन z इज इक्वल टू क्या है -2, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट इन z है +3। ठीक है ना, तो इस चीज़ को प्लॉट कर दो, -2, 3 अब हमें ये प्लॉट करना है बस। जैसे ये प्लॉट हो गया वैसे हमारा आंसर खत्म हो जाएगा, आर्गेंट प्लेन पे हमारा आंसर बन गया। -2 कहाँ आएगा, जैसे देखो ये 1 हो गया, या 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे ये -1 हो गया, -2 -3, ये 1 2 3, और ऐसे ही यहाँ -1 -2 -3 -4 चलेगा। -2 ये चीज़ हमारी एक्स एक्सिस वाली होती है, और सेकंड वाला पार्ट जो होता है वो हमारा वाई एक्सिस वाला होता है, ये मैंने बताया था आपको। -2 कहाँ आएगा हमारा, ये रहा, और 3 कहाँ आएगा हमारा वाई एक्सिस वाला, ये रहा 3। तो ये दोनों मिलेंगे कहाँ पे, ये यहाँ पे। ये चीज़ हमारी आ गई -2, 3 कह लो, या इसको आप ये भी कह सकते हो -2 + 3i, इसको आप ये चीज़ भी कह सकते हो, इज इक्वल टू z। ये होता है हमारा आर्गेंट प्लेन, और कुछ नहीं होता। समझ गए, सेम टू सेम कार्टेशियन प्लेन जैसा ही होता है। कोई पूछे ना कार्टेशियन प्लेन और आर्गेंट प्लेन में क्या फ़र्क होता है, कार्टेशियन प्लेन में हम नॉर्मल पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, जो हमारे को पॉइंट्स दिए होते हैं वो प्लॉट करते हैं, पर जो हमारा आर्गेंट प्लेन होता है ना उसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर प्लॉट करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज़ होता है। जैसे हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था z इज टू 2 + 3i, हमें क्वेश्चन में बोलेगा z इज टू 2 + 3i को आर्गेंट प्लेन पे प्लॉट करो। कई बच्चे तो इसको देखते ही डर जाएंगे कि यार 2 + 3i ये कैसे प्लेन पे प्लॉट होगा, तो ये ऐसे प्लॉट होगा, ऐसे ये क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क में। ओके, तो 2 + 3i हमारा ऐसे प्लॉट होगा, -2 + 3i हमारा ऐसे प्लॉट होगा। एंड गाइस जो हमारा पॉइंट आता है ना, ये पॉइंट का जो हमारा ओरिजिन होता है ना, ये ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है उसको हम हमेशा आर कहते हैं, ये हमारा आर होता है। ऐसे ही इस पॉइंट से जो ओरिजिन है, ओरिजिन से हमारा जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होता है, आर। अब आर क्या होता है, कई बच्चे कहेंगे सर आर क्या होता है। आर होता है बेसिकली, आर तो यही होता है ओरिजिन से लेके इस पॉइंट का डिस्टेंस। अब आर का एक फॉर्मूला होता है, ये डिस्टेंस आर निकालने का फॉर्मूला, कुछ फॉर्मूला ही तो होगा कि आर की कोई वैल्यू होगी। इसकी आर की हम वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखो आर की वैल्यू निकालते हैं, जैसे ये ले लो, यहाँ से लेके ये ओरिजिन है, इस पॉइंट तक हमारा ये आर है। अब इस आर की वैल्यू क्या आएगी, आर इज इक्वल टू होता है मेरा, आर इज इक्वल टू हमेशा ये होता है x² + y²। अब x और y क्या है, यही x की जगह -2 डाल देंगे, यहाँ पे y की जगह 3 डाल देंगे। यहीं से जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होता था, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं दिया हुआ -2 + 3i, कॉम्प्लेक्स नंबर में जो पहले वाली टर्म होती है -2, दूसरी वाली टर्म जो होती है +3 वो y होती है। तो इसमें x की जगह, यहाँ पे x की जगह -2 डाल देना, और y की जगह +3 डाल देना। i मत डाल देना, कभी i मत डालना, यहाँ पे i गलत हो जाएगा। तो r इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा, यहाँ पे ये r का फॉर्मूला आता है, याद रख लेना इसको ध्यान से, बिल्कुल पूरी एक्सरसाइज में यूज होगा ये r इज इक्वल टू x² + y² अंडर रूट में। तो ये आर्गेंट प्लेन तो हो गया हमारा खत्म बिल्कुल। अब देखते हैं गाइस पोलर रिप्रेजेंटेशन। अब गाइस देखते हैं सेकंड टॉपिक, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। गाइस जैसे अभी तक हमने सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैसे पढ़े हैं, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू x + iy की फॉर्म में, ऐसे होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। या हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होता है, z इज इक्वल टू a + i भी कहते हैं कई बार, ये भी कह सकते हो z इज इक्वल टू 2 + 3i, कुछ भी कह सकते हो। अभी तक हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में होते थे ना। कह रहे हैं कि जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर है x + iy, इसको पोलर रिप्रेजेंट कर दो, मतलब इसको पोलर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दो। पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का क्या मतलब होता है, इसको कन्वर्ट करना r और थीटा की फॉर्म में। r और थीटा की फॉर्म कैसे होती है, जैसे sz इज इक्वल टू r cos थीटा + ri sin थीटा। अगर हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को x + iy कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, r cos थीटा + ri sin थीटा, r cos थीटा + ri sin थीटा, इस फॉर्म में अगर हमने कन्वर्ट कर दिया ना, तो इसका मतलब है हमने इसको ये जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको पोलर रिप्रेजेंट कर दिया। ये जो चीज है इसकी पोलर रिप्रेजेंटेशन है, ये पोलर रिप्रेजेंटेशन। इस चीज को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना ना पोलर रिप्रेजेंटेशन होती है। पोलर रिप्रेजेंटेशन का मतलब है, मतलब पता क्या है, पोलर रिप्रेजेंटेशन का मतलब है जैसे हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3i दिया हुआ है, इसको r और थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, r और थीटा की फॉर्म में। देखो ये r और थीटा ही तो है, r और थीटा, r इसमें भी है, यहाँ थीटा भी है, r और थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना ना किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, उसको कहते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन करना। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये r और थीटा होता क्या है, r और थीटा होता है हमारे पोलर कोऑर्डिनेट्स। बताता हूँ ढंग से, पोलर कोऑर्डिनेट्स, टेंशन मत लिया करो, कोई हल्की सी भी चीज अगर समझ ना आए ना
मैं उसको पूरा ढंग से अच्छे से समझाऊंगा। पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? ये आर कॉमा थीटा, आर कॉमा थीटा। जैसे देखो ये हमारी कोई एक्स एक्सिस है, ये हमारी मान लो कोई वाई एक्सिस है, चाहे इसको रियल एक्सिस कह दो, चाहे इसको इमेजिनरी एक्सिस कह लो, एक ही बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पोलर रिप्रेजेंटेशन में ना ये वाली एक्सिस को हम पोलर एक्सिस कहते हैं, पोलर एक्सिस। मान लो कि जैसे हमें कोई पॉइंट दिया हुआ, ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट दिया हुआ है, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस जो होता है वो मैंने आपको बताया था ना, आर होती है। इसका इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होएगा? आर होगी, ये आर होता है। और थीटा क्या होता है? थीटा होता है हमारा जो हमारी ये पोलर एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस को पोलर एक्सिस कहते हैं। ये जो हमारी एक्स एक्सिस से जो ये वाली जो लाइन है ना, ये आर वाली, ये एंगल जो बना रही होती है ना, इसको थीटा कहते हैं, ये होता है थीटा। बस यही है पोलर रिप्रेजेंटेशन, इसमें कुछ नहीं है। वैसे तो गाइस ये टॉपिक बहुत वास्ट है, पर जितना आपको 11th-12th क्लास के लिए चाहिए ना, बस मैंने उतना ही समझाया, ताकि आप में से कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो। क्या है पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर? होता क्या है? जैसे हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने आर कॉस थीटा, आर आई साइन थीटा की फॉर्म में लिख दिया ना, तो मतलब हमने इसको पोलर रिप्रेजेंट कर दिया। पोलर रिप्रेजेंटेशन का मतलब है आर और थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। और आर और थीटा क्या होते हैं? हमारे पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं। आर होता है हमारा, आर को हम एक तरह से मॉड्यूलस भी कहते हैं, मॉड्यूलस, मॉड्यूलस। और थीटा को हम क्या कहते हैं? आर का जो फॉर्मूला होता है, आर इज इक्वल टू क्या होता है, मैंने आपको अभी आपको बताया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब ये पहले वाले का स्क्वायर और ये दूसरे वाले में सिर्फ वाई का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आर होता है। और हमारा ये थीटा क्या होता है? थीटा होता है हमारा आर्गुमेंट। थीटा को हम आर्गुमेंट कहते हैं, आर्गुमेंट। जैसे आर को मॉड्यूलस कहते हैं, वैसे थीटा को आर्गुमेंट कहते हैं, आर्गुमेंट। ओके। थीटा निकालने का जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बताऊंगा। थीटा इतनी आसानी से नहीं निकलता, क्योंकि इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं? इसके क्वेश्चंस आते हैं, हमें जैसे कोई दिया होता है z इज इक्वल टू, मान लो कि हमें z इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 + √3i। हमें बस यही दिया होता है क्वेश्चन में। इसको बोला होता है कि इसकी पोलर रिप्रेजेंटेशन करो, पोलर रिप्रेजेंटेशन करो, इसकी पोलर रिप्रेजेंटेशन, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर रिप्रेजेंटेशन करो। हमें ये बोला होता है, ना हमें आर दिया होता है, ना हमें थीटा दिया होता है। आर तो हम निकाल देंगे, चलो इसको ऐसे करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके। और जो थीटा निकालना होता है ना, थीटा निकालने का बहुत तगड़ा तरीका है। असली हर बच्चा आर की वैल्यू निकाल देता है, कोई टेंशन नहीं होती आर की वैल्यू निकालने में। हर बच्चा जो फंसता है ना, वो थीटा निकालने में फंसता है। थीटा कैसे निकालते हैं? देखो, आर तो यहाँ से हर कोई बच्चा निकालेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाल के। एक्स स्क्वायर आर इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर क्या है हमारा 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स क्या है हमारा 1, 1 का स्क्वायर प्लस वाई है, वाई होता है आई से पहले वाला, तो √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3, तो 1 + 3 4 हो गया, इज इक्वल टू √4। √4 क्या होता है हमारा? 2, तो आर इज इक्वल टू हमारा 2 आ गया यहाँ से। इतना तो हर बच्चा कर लेता है, किसी को कोई टेंशन नहीं होती। असली जो पंगा फंसता है ना, थीटा में फंसता है। हर कोई भी बच्चा मतलब 90% बच्चे थीटा एक बार में निकाल ही नहीं सकते अपने आप। चाहे आप खुद करके देख लो, एक बार में थीटा निकलेगा ही नहीं। थीटा निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? थीटा निकालने के लिए पहले हमें अल्फा निकालना पड़ता है। अल्फा क्या होता है? देखो, मान लो कि जैसे हमें थीटा निकालना है, थीटा निकालने के लिए अल्फा निकालना पड़ रहा है। अल्फा कोई एंगल है मान लो, अल्फा इज इक्वल टू क्या है हमारा? अल्फा निकालने का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स y/x, y/x। ये हमारा अल्फा निकालने का फॉर्मूला होता है। देखो, y हमारा ये है और x ये है। ओके, ये अल्फा निकालने का फॉर्मूला है। और ये जो है ना, ये मोड है। मोड का मतलब होता है इसके अंदर जो भी आएगा ना, जैसे इसके अंदर -3 आ रहा है और इसके आगे मोड है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। मोड जो ये अंदर वाली वैल्यू होती है ना मोड के, इसको पॉजिटिव बना देता है। तो ये हमारा होता है अल्फा का फॉर्मूला। अब कई बच्चे कहेंगे सर हमें तो थीटा निकालना, आप निकाल अल्फा रहे हो। असली में क्या होता है? अल्फा जो होता है ना, उसका थीटा से एक रिलेशन होता है। अगर हमारा अल्फा निकल गया ना, तो समझ लो हमारा थीटा में निकल गया। मान लो यहाँ पे हमारा अल्फा आ गया, मान लो, वैसे आएगा नहीं, मैं वैसे कुछ भी मान रहा हूँ। मान लो यहाँ पे अल्फा आ गया हमारा π/3, अल्फा मान लो यहाँ पे हमारा π/3 आ गया। तो यहाँ पे हमारा थीटा कैसे निकलेगा? अब देखो, हमारा अल्फा तो आ गया, पर अब हमारा थीटा कैसे निकलेगा? थीटा निकालने का एक तरीका है। देखो, जैसे ये कोई हमारा क्वाड्रेंट, ये हमारे क्वाड्रेंट दिए हुए हैं मान लो। अगर जैसे हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमें 1 + √3i दिया हुआ है, अगर हमारा ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा ही होगा। थीटा इज इक्वल टू अल्फा। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये 1 + √3i ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे आ जाएगा? देखो,
इसको हम प्लॉट करेंगे, जैसे अभी अब मैंने आपको आर्गेनेट प्लेन में प्लॉट करना सिखाया है, वैसे इसको प्लॉट करके मन में ही प्लॉट करके देख लो कि 1 और √3 आई, x इज इक्वल टू 1 हो गया और y इज इक्वल टू √3 हो गया। बस x इज इक्वल टू 1 कहाँ आएगा, यहाँ पे, और y इज इक्वल टू √3 कहाँ आएगा, कहीं यहीं पे तो कहीं पॉइंट आएगा। अगर ये पॉइंट हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, प्लॉट करके देख लेना, ठीक है, एक सेकंड में मन में ही प्लॉट करके देख लो। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा हो जाएगा, ठीक है, जो हमारा अल्फा आएगा ना वही थीटा होगा। अगर ये वाला पॉइंट हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, तो क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। देखो जो हमारा थीटा इज इक्वल टू अल्फा कब आएगा, जब दोनों, मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, ठीक है, जब जो दोनों है ना हमारे एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है ना, एक्स भी पॉजिटिव है कोमा वाई भी पॉजिटिव है, अगर हमारा ऐसा आता है, देखो एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है, तो हमेशा हमारा थीटा इज इक्वल टू अल्फा आएगा। प्लॉट भी करने की जरूरत नहीं है, मन में ही सोच लो, अगर हमारा एक्स और वाई पॉजिटिव है तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा आएगा हमेशा। जो हमारा अल्फा आ रहा है ना π/3, वही हमारा थीटा आएगा, थीटा इज इक्वल टू π/3 हो जाएगा। और अगर जब हमारा आर भी आ गया, थीटा भी आ गया, तो हम इस आर और थीटा को इस वाले फॉर्मूले में डाल देंगे, क्वेश्चन खत्म हमारा। ऐसे करना, देखो अल्फा आ गया था हमारा π/3, थीटा अगर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा ही आ जाएगा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करने का मतलब है पहले वाला माइनस का और दूसरे वाला प्लस का, ऐसे आए, जैसे ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एग्जांपल हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट का एग्जांपल क्या होगा, जैसे हमारा x इज इक्वल टू -1 हो जाए और y इज इक्वल टू कुछ भी मान लो, y इज इक्वल टू 2 हो जाए, पहले वाला माइनस का दूसरे वाला प्लस का, अगर ऐसे आए तो हमारा क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, ये हो जाएगा। देन फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, देखो ये जैसे हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट का कुछ भी नहीं याद करने की जरूरत है। क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर थीटा इज इक्वल टू अल्फा है ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा, थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा, जो भी हमारा अल्फा आएगा उसको माइनस कर दो बस नीचे, क्योंकि देखो ऊपर वाली चीज प्लस की होती है, नीचे वाली चीज माइनस की होती है ना। जैसे देखो ये हमारा जो वाई एक्सिस में होता है, ये हमारा 1, यहाँ पे हमारा 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3 होता है, ऐसे ही यहाँ पे -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, नीचे वाली चीज माइनस होती है, ऊपर वाली चीज प्लस होती है ना। ऐसे ही देखो यहाँ पे ऊपर अल्फा था, थीटा इज इक्वल टू अल्फा था, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पे है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा और पाई माइनस अल्फा ऐसे कैसे रह जाएगा। ओके, ये है बस, और कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट का बता दिया था। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों चीज नेगेटिव, एक्स भी नेगेटिव कॉमा वाई भी नेगेटिव। जब भी एक्स नेगेटिव और वाई नेगेटिव हो ना, तो समझ लो वो वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। नेगेटिव मतलब ऐसे लिख लो, माइनस कॉमा माइनस, -1 कॉमा -1 या कुछ भी लिख लो यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है, एक्स एक्सिस में प्लस का प्लस कॉमा वाई एक्सिस में माइनस का, ये चीज होती है। इतनी चीज याद कर लो बस। इतनी चीज याद नहीं होती तो आपको कॉन्सेप्ट बना के देख लेना दिमाग में, एक्स इज इक्वल टू प्लस और वाई इज इक्वल टू माइनस, ये है बस, और कुछ नहीं है। अब गाइस देखो दोबारा समझाता हूँ मैं पूरा अच्छे से, क्योंकि अगर आपको पोलर रिप्रेजेंटेशन अच्छे से आ गई ना, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप एक्सरसाइज 5.2 को पूरा डेड कर दोगे, बिल्कुल धराशायी कर दोगे, अगर आपको पोलर रिप्रेजेंटेशन अच्छे से समझ आ गया। देखो दोबारा बताता हूँ बिल्कुल अच्छे से। जैसे मान लो हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है x + i y, ये हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख दें, r cos थीटा प्लस r i sin थीटा, अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख देना, तो मतलब हमने इसको पोलर रिप्रेजेंटेशन कर दिया। इसकी पोलर रिप्रेजेंटेशन का मतलब ही यही होता है, हमने r cos थीटा प्लस r i sin थीटा की फॉर्म में लिख देना। अब कई बंदे गाइस इसको r cos थीटा प्लस i sin थीटा ऐसे भी लिख देते हैं। क्या करते हैं, इन दोनों में से r कॉमन ले लेते हैं, तो इधर क्या बच जाएगा cos थीटा प्लस इधर क्या बच जाएगा i sin थीटा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो डरना मत बिल्कुल भी। मेरा कहने का मतलब क्या है, जैसे अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो, उसको हमने r cos थीटा प्लस r i sin थीटा की फॉर्म में लिख दिया ना, तो हमारा आंसर वहीं खत्म हो गया, बिल्कुल वहीं पे खत्म हो जाएगा। हमें चाहिए क्या होता है, हमें ऐसे इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए चाहिए क्या क्या होता है, हमें क्या चाहिए होता है, एक r चाहिए होता है और एक थीटा चाहिए होता है। क्योंकि देखो इस फॉर्मूले में हमारा है क्या, r है और थीटा है और कुछ नहीं है, आई तो आई रहेगा, r और थीटा की वैल्यू मिल जाना हमें, तो हमारा आंसर खत्म हो जाता है। तो अब पंगा तो यही है, r और थीटा की वैल्यू निकाले कैसे, क्योंकि हमें क्वेश्चन दिया कैसे होता है। देखो क्वेश्चन हमें ऐसे दिया होता है, हमें बोला होता है कि z = 1 + 3i है, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है,
और इसको इसकी पोलर रिप्रेजेंटेशन कर दो, हमें ये बोला होता है क्वेश्चन में। मतलब हमें आर की और थीटा की वैल्यू अगर किसी तरह पता लग जाए ना, आर और थीटा की वैल्यू, तो हम इसको इस फॉर्मूला में डाल देंगे, हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। बेसिकली ये फॉर्मूला ही है, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आर आई साइन थीटा। ये पोलर रिप्रेजेंटेशन निकालने का फॉर्मूला है। इसमें बस हमें आर और थीटा की वैल्यू डालनी होती है। अब आर और थीटा की वैल्यू डाले कैसे, देखो मैंने आपको बताया हुआ आर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, और थीटा निकालना भी मैं आपको वो और अच्छे से बताता हूँ। देखो मैंने क्या किया, जैसे हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ 1+√3 आई, इसमें आर निकालना, आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट रखा, आर इज इक्वल टू मेरा क्या आया 2, आर इज इक्वल टू 2 आ गया। ओके, अब निकालना मुझे थीटा। थीटा निकालना सबसे टफ है इस क्वेश्चन, इस मतलब ये पोलर रिप्रेजेंटेशन में थीटा निकालना सबसे टफ है। जिसको थीटा निकालना समझ आ गया ना, उसका एक्सरसाइज 5.2 बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो थीटा निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, थीटा निकालने का प्रोसेस है ये, देखो ये जो चीज़ है ना, यहाँ से थीटा निकालने का प्रोसेस है, प्रोसेस टू फाइंड थीटा। थीटा ये चीज, थीटा निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले निकालना होता है हमें अल्फा। अल्फा का फॉर्मूला है, हमें पता है tan इनवर्स y बाई एक्स। इसको guys, ये जो मैंने फॉर्मूला बताया ना, बस अभी इसको दिमाग में बिठा लो। इसको सॉल्व कैसे करते हैं ना इस फॉर्मूले को, ये मैं आपको जब क्वेश्चंस कराऊंगा ना तो अच्छे से समझाऊंगा। बस ये समझ लो कि अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स है। और समझ लो, मान लो हमारा अल्फा की वैल्यू यहाँ पे π/3 आ गई, मान लो। ठीक है, ये जो चीज़ है ना, इसको मैं सॉल्व करनी आपको क्वेश्चन में अच्छे से सिखाऊंगा। ठीक है, देखो मान लो हमारी अल्फा की वैल्यू π/3 आ गई। अब यहाँ से असली खेल शुरू होता है कि तुम्हारा थीटा क्या होगा, क्योंकि थीटा और अल्फा के बीच में हमारा रिलेशन होता है, मैंने आपको बताया। तो थीटा और अल्फा के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये हमारे क्वाड्रेंट्स बताते हैं। अगर हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट, जैसे हम ये कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर प्लॉट करते हैं, ये हमारा प्लॉट जब इसका हो रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो रहा है, तो क्या होता है, हमारा थीटा इज इक्वल टू अल्फा होता है। अगर हम ये वाले जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको अगर हम किसी को, कोई और कॉम्प्लेक्स नंबर है मान लो, उसको अगर हम प्लॉट करते हैं, अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई माइनस अल्फा। ठीक है, अगर ऐसे ही और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको हम प्लॉट करते हैं, अगर वो प्लॉट करते टाइम हमारा ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाता है, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, माइनस, बस ये जो ऊपर वाला होता है ना, जो पाई माइनस अल्फा, इसके आगे ब्रैकेट लग जाती है और माइनस आ जाता है, और कुछ नहीं है, इस पूरे के आगे माइनस। ऐसे ही अगर हमारा जो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आए, तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ना, थीटा इज इक्वल टू अल्फा, बस उसके आगे माइनस लग जाता है और कुछ नहीं अल्फा के आगे। अब ये जो चीज मैंने बताई है आपको, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट से बताई है। अगर आपको कॉन्सेप्ट से नहीं करनी, कई बच्चे कहते हैं, अगर कई ना टीचर कराते ही ऐसे हैं कि अगर ये दोनों प्लस प्लस के हैं तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा हो जाएगा। कई टीचर ऐसे कराते हैं, अगर ये पहला वाला माइनस का है दूसरे वाला प्लस का है, जैसे पहले वाला माइनस का दूसरे वाला प्लस का है, ठीक है, तो क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। अगर पहले वाला भी माइनस का है दूसरे वाला भी माइनस का है, तो ये वाला थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, कई टीचर्स ऐसे रट्टा मार के कराते हैं, पर मैं ऐसे रट्टा मार के नहीं कराता। मैंने कैसे कराया, देखो मैं आपको अपना कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है, अगर ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो ये, और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो ये। यहाँ पे इसको आप नेगेटिव नेगेटिव लिख दो, बस नेगेटिव नेगेटिव माइनस माइनस। ओके, तो बस यही था हमारा पोलर रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट। जैसे ही हमको आर कॉमा थीटा मिल गया, आर की वैल्यू पता लग गई और थीटा की वैल्यू पता लग गई, उसको बस इस फॉर्मूले में डाल देंगे अब। जैसे देखो यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे हमारी थीटा की वैल्यू क्या आई थी, देखो अल्फा इज इक्वल टू π/3 था। हमने इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को जब प्लॉट किया तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा था। देखो अभी हमने प्लॉट किया था ना 1,√3, 1,√3 को प्लॉट करोगे तो यहीं पे आएगा। ठीक है ना, तो ये जब इसको यहाँ पे आएगा तो हमें थीटा की वैल्यू क्या आई, थीटा इज इक्वल टू अल्फा ही तो आई, जो अल्फा था। थीटा इज इक्वल टू, तो हमारा क्या आ गया, थीटा इज इक्वल टू आ गया हमारा, थीटा इज इक्वल टू अल्फा। अल्फा क्या था हमारा π/3, तो थीटा इज इक्वल टू हमारा आ गया π/3। तो अब हमारे पास क्या आ गई, आर की भी वैल्यू आ गई, थीटा की भी वैल्यू आ गई। तो बस अब उसको इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दो। तो इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आर, नीचे वाले में पुट कर देता हूँ, ठीक है, आर कॉस थीटा है ये हमारा, प्लस आई साइन थीटा है ये है। इसमें बस आर और थीटा की वैल्यू पुट कर दो। आर की वैल्यू क्या आई, अल्फा, और आर की वैल्यू क्या आई थी 2, 2 आ गया बाहर। और कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है π/3 प्लस आई साइन π/3, ये मेरा आंसर। आपको ये पोलर रिप्रेजेंटेशन समझ आ गई होगी। कुछ नहीं है पोलर रिप्रेजेंटेशन में, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा उसको और आर कॉस थीटा प्लस आर आई साइन थीटा में कन्वर्ट कर देना बस। आर और थीटा की वैल्यू पता लगी, इसमें डाल दो, क्वेश्चन खत्म,
कुछ है नहीं इसमें, बस यही 2 टॉपिक है। ये जो 2 टॉपिक मैंने कराए हैं, इन्हीं 2 टॉपिक्स पे पूरी की पूरी एक्सरसाइज 5.2 बेस्ड है। अच्छे से समझ लेना इसको, फिर हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे। ओके, करते हैं चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एक्सरसाइज 5.2। गाइस, इस वीडियो से जस्ट पहले जो मैंने वीडियो डाली है ना, उसमें मैंने जब आपको एक्सरसाइज 5.2 का बेसिक बताया कि आर्गेंट प्लेन क्या होता है, पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, मॉड्यूलस क्या होते हैं और आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है, उसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया है। तो इस वीडियो से पहले जो मैंने वीडियो डाली है ना, उसको अच्छे से देख लेना, उसको अच्छे से समझ लेना, फिर इस वीडियो पे आना, फिर ये क्वेश्चन स्टार्ट करना, तब अच्छे से समझ आएंगे आपको। देन अब देखते हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट कह रहा है फाइंड द मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट्स। मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट्स निकालने के लिए कह रहा है हमें। मॉड्यूलस होता है आर और आर्ग्यूमेंट मैंने आपको बताया था, आर्ग्यूमेंट होता है थीटा। हमें आर और थीटा निकालना है ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन एक्सरसाइज 1 एंड 2। जो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं ना, कह रहा है इनमें बस आर और थीटा की वैल्यू निकाल दो बस। तो जो मैंने आपको प्रोसेस बताया था उसी प्रोसेस से चलेंगे। सबसे पहले ले लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट, आंसर फर्स्ट ले लेते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, z इज इक्वल टू -1 माइनस √3i। और हमें निकालने के लिए क्या कह रहा है, मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट। तो सबसे पहले मॉड्यूलस निकालते हैं। मॉड्यूलस होता है हमारा आर इज इक्वल टू, आर को ये मॉड्यूलस कह दो चाहे मॉड्यूलस, आर को मॉड्यूलस भी लिख सकते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √r की मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। आर का क्या फॉर्मूला होता है, √x² + y²। हर क्वेश्चन में ना जब आंसर करते हो ना, तो फॉर्मूला जरूर लिख के बताया करो। अब देखो, जैसे हमें ये दिया हुआ होगा z इज इक्वल टू x + i y, ऐसे दिया होता है। हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होता है ना, वो मेन इस फॉर्म में दिया होता है। तो यहाँ से देख के हम पता लगा लेते हैं कि x क्या है और y क्या है। देखो x क्या आ रहा है, इसमें से इसको और इसको मैच करो। x क्या आ रहा है देखो -1, और y क्या आ रहा है देखो -√3, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे x इज इक्वल टू है -1 और y इज इक्वल टू क्या है -√3। इतना हो गया। तो बस इसमें ये वैल्यूज पुट कर दो, r आ जाएगा हमारा। r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √x²। x क्या है हमारा -1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। y क्या हमारा -√3 का स्क्वायर हो जाएगा, -√3 का स्क्वायर। इतना हो गया। तो क्या आ जाएगा हमारा, -1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, एंड -√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, खाली 3। देखो -√3 इंटू -√3, माइनस से माइनस कैंसिल, और √3 इंटू √3 क्या होता है 3। तो यहाँ आ जाएगा हमारा प्लस का 3। तो कितना आ गया, r इज इक्वल टू √4 आ गया। √4 क्या होता है हमारा 2। तो r इज इक्वल टू हमारा 2 आ गया, मतलब हमारा मॉड्यूलस तो आ गया। पहला पार्ट तो हो गया, मॉड्यूलस खत्म। देन अब मेन पंगा तो यही आता है, आर्गूमेंट निकालना। आर्गूमेंट मतलब थीटा। थीटा निकालना, जिसको इन क्वेश्चंस में थीटा निकालना आ गया ना, वो तो सब कुछ कर लेगा मैथ्स में। थीटा निकालना इस क्वेश्चन में, बस थीटा निकालने में बस थोड़ा सा दिमाग लगता है, हल्का सा। देखो कैसे, मैंने आपको थीटा निकालने का प्रोसेस बताया था पिछली वीडियो में। थीटा निकालने का क्या प्रोसेस होता है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रोसेस टू फाइंड थीटा। थीटा निकालने का क्या प्रोसेस होता है, देखो सबसे पहले हमें निकालना होता है अल्फा। अल्फा निकालना होता है। अल्फा की वैल्यू होती है tan इनवर्स b/a। b/a क्या लो, y/x कह लो। हमने यहाँ पे x + i y लिया है ना, तो y/x कह लेते हैं। ओके, ये हमारा अल्फा निकालने का फॉर्मूला होता है। थीटा निकालने के लिए हमें सबसे पहले अल्फा निकालना पड़ता है। जैसे ही हमारा अल्फा आया था ना, तो थीटा और अल्फा के बीच में रिलेशन होता है। जैसे ही हमारा अल्फा आ गया ना, तो समझ लो थीटा भी आ गया। और सबसे पहले हमें अल्फा पे कंसंट्रेट करना है। अब देखो अल्फा कैसे आएगा, अल्फा का हमें फॉर्मूला पता है tan इनवर्स y/x। तो यहाँ पे y और x की वैल्यू डाल दो, और ये मोड है, ठीक है ना, मोड है ये। मोड का मतलब ये है, अगर इसके अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू भी आएगी ना, तो वो पॉजिटिव बन के बाहर निकल जाएगी। जैसे -1 है मोड के अंदर, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +1। जब इसको हम मोड को उठाएंगे तो +1 बन जाएगा, -1 नहीं रहेगा। मोड का मतलब होता है हर नेगेटिव चीज को पॉजिटिव कर देता है वो, जो भी मोड के अंदर होता है। तो ये क्या आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x। अब मैंने जब ये इस चैप्टर की एक्सरसाइज 5.2 से जस्ट पहले जो मैंने वीडियो डाली थी, उसमें मैंने बेसिक बताया था ना, मैंने आपको उसमें बोला था कि ये जो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x आएगा ना, इनको मैं क्वेश्चंस में अच्छे से समझाऊंगा बहुत ज़्यादा। तो अब देखो मैं आपको बिल्कुल सही तरह अच्छे से समझा रहा हूँ। उसमें बस मैंने आपको डायरेक्ट वैल्यू निकाल के दिखा दी थी, पर अब इसमें देखो मैं आपको समझा रहा हूँ क्या। देखो अब y की जगह और x की क्या वैल्यू डालो। y की वैल्यू क्या है हमारी -√3, -√3 डालो y की जगह। x की वैल्यू क्या है -1, अपॉन में x की वैल्यू डालो -1। और ये मोड में ऐसे कैसे रख दो, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या आ गया, हमारा आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स √3, ठीक है। मोड भी मैंने हटा दिया,
√3/1 था बेसिकली, अपॉन में 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है। और मोड मोड यहाँ पे लिखो ना लिखो वो भी एक ही बात है, क्योंकि मोड यहाँ पे तो प्लस का साइन ही है ना, +√3 है, +√3 मोड है, ऐसे ऐसे करके है, +√3 और ऐसे मोड है। तो जब इसको मोड में हटाऊंगा तो ये √3 तो रह जाएगा प्लस का। तो ये तो मैंने लिखा और कुछ नहीं है, डायरेक्ट भी लिख दो एक ही बात है। अब देखो यहाँ से असली चीज स्टार्ट होती है, tan−1√3 आ गया। बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि tan−1 ये क्या है सर, tan−1 ये क्या है, ये तो हमने पहले कभी देखा ही नहीं है tan−1 की। हम तो ऐसे पढ़ते थे tan60 की वैल्यू, या 10π/3 की वैल्यू, या 10π/4 की वैल्यू। अभी तक तो हम यही पढ़ते थे, या 1060 की वैल्यू, 1030, 10, मतलब ऐसे ये वाली वैल्यूज पढ़ते थे। ये क्या है सर, tan−1√3? इसका मतलब होता है, देखो ये जो मैं अब लाइन बोलूंगा ना, इसको ध्यान से बिल्कुल दिमाग में पकड़ लेना। ये चीज आपको 12th में तो अच्छे से समझ आ जाएगी, पर अभी मैं जो बोल रहा हूँ ना मुंह से, उसको बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना। क्या बोल रहा हूँ देखो मैं, tan−1√3 का मतलब होता है 10 की कौन सी वैल्यू पे हमारा आंसर √3 आ रहा है। 10 की कौन सी वैल्यू पे हमारा आंसर √3 आ रहा है। देखो 10 की कौन सी वैल्यू पे √3 आता है, 1060 पे। इसको ना रफक में ऐसे ले लो, 1060 पे हमारा √3 होता है। दोबारा बता देता हूँ, देखो जो मैंने बोला है, इस चीज का मतलब होता है tan−1√3 का 10 की कौन सी वैल्यू पे हमारा आंसर √3 आ रहा है। हमारा देखो 1060 पे √3 नहीं आता, 1060 डिग्री इज इक्वल टू √3 होता है हमारा, सबको पता है। तो 10 की कौन सी वैल्यू पे √3 आ रहा है, 1060 पे ना, तो आंसर हो गया हमारा 60 डिग्री। 60 डिग्री को हम π/3 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, इसका आंसर 60 डिग्री है। देखो समझ आ गई ना कैसे, इसको बस इस चीज का ये मतलब समझ लो, ये क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है 10 की, इसको दिमाग में बैठा लो, बिल्कुल सेट कर लो। tan−1 यहाँ पे कुछ भी हो ना, उसका मतलब होता है 10 की कौन सी वैल्यू पे हमारा आंसर ये आ रहा है। बताओ 10 की कौन सी वैल्यू पे आता है, 1060 पे आता है, इसलिए मेरा आंसर 60 डिग्री हो गया। 60 डिग्री को मैं π/3 भी लिख सकता हूँ, तो हमारा आंसर π/3 आ गया। तो अल्फा इज इक्वल टू हमारा आ गया π/3, अल्फा इज इक्वल टू π/3। अब देखो हमारा अल्फा आ गया, ठीक है। अब मैंने आपको ना पिछली जो वीडियो थी इससे जस्ट वाली वाली वीडियो, उसमें मैंने आपको एक टेबल बनाया था। क्या टेबल बनाया था, ये वाला देखो। मैंने आपको बताया था जब भी हमारा अल्फा निकल जाए, उसके बाद हमें चेक करना है जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमें दिया हुआ है, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। अभी तो हमारा एक काम खत्म हो गया कि हमारा अल्फा निकल गया, ठीक है। अब हमें चेक करना होता है जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, जिसके लिए हम सारा काम कर रहे हैं, वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में, ये हमें देखना होता है। अब आप चाहो तो हल्का सा मतलब दिमाग से प्लॉट करके देख लो कि देखो जैसे अभी हमारा है x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू -√3 है। देखो x माइनस कहाँ होता है, ये हमारा ओरिजिन होता है। x की वैल्यू माइनस कहाँ होती है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे होता है x की वैल्यू। और y की वैल्यू -√3 कहाँ होती है, यहाँ पे नीचे। तो मतलब यहाँ पे कहीं आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा ना ये। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारा, देखो माइनस माइनस, एक्स माइनस और वाई माइनस हो ना, तो वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है ये। तो इससे हमें क्या पता लगा, जो हमारा ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब आपको मतलब ऐसे प्लॉट करके देखना, प्लॉट करके देख लो, नहीं तो ये शॉर्टकट मेथड भी है, मतलब शॉर्टकट है, इसको आपको फिर थोड़ा सा हल्का सा रट्टा मारना पड़ेगा। पर मैं कभी रट्टा मारना मतलब बताता नहीं हूँ, सारे टीचर ऐसे ही कराते हैं। मैं कैसे करा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है ना, उसको हल्का सा बस प्लॉट करके देख लो। मैंने आपको प्लॉट करना सिखाया हुआ है पिछली वीडियो में, कैसे प्लॉट करते हैं। उसको हल्का सा बस दिमाग में ही प्लॉट कर लो कि कहाँ पे आएगी वैल्यू। आपको पता लग गया कहाँ पे आएगी, बस आपको पता लग गया कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, या सेकंड क्वाड्रेंट में है, या फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, या फोर्थ क्वाड्रेंट में है, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, और उसी का ही शॉर्टकट मेथड ये है, जब एक्स और वाई पॉजिटिव हो तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, जब एक्स नेगेटिव हो और वाई पॉजिटिव हो तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। जब दोनों नेगेटिव हो, देखो थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ भी आ रहा है, देखो हमारा भी थर्ड क्वाड्रेंट में ही आया था। जब दोनों नेगेटिव हो, एक्स भी नेगेटिव हो और वाई भी नेगेटिव हो, हमारा देखो यहाँ पे एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है हमारा, एक्स वाला पॉजिटिव, वाई वाला नेगेटिव। ये टेबल आप एक दो बार बना के देख लो, आपको भी लर्न हो जाएगा। इस चीज़ को मैं हर क्वेश्चन में आपको साथ लेके चलूंगा ताकि आपको लर्न हो जाएगा। अब देखो अल्फा की वैल्यू हमारी आ गई, अल्फा की वैल्यू बिल्कुल खत्म हो गई। अब हमें क्या देखना है कि हमारा जो ये है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। हमें पता लग गया ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्योंकि देखो दोनों नेगेटिव के हैं, दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में लाई होता है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे हेयर कॉम्प्लेक्स नंबर, या कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, जेड कह लो, जेड इज इक्वल टू -1 -√3i लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ पे लिख देंगे थर्ड क्वाड्रेंट।
अब थर्ड क्वाड्रेंट का क्या मतलब है, हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मैंने आपको बताया था जब भी फर्स्ट क्वाड्रेंट हो तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा हो जाता है, जो भी हमारा अल्फा आता है ना वही थीटा होता है। मैंने आपको बताया था थीटा और अल्फा के बीच में रिलेशन है, यही रिलेशन है। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा हो जाएगा, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा हो जाएगा, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो थीटा इज इक्वल टू, बस ये जो ऊपर वाले होते हैं ना इसके नीचे माइनस लग जाता है, जैसे यहाँ पे पाई माइनस अल्फा है इसके बाहर ब्रैकेट लग के माइनस लग जाएगा, ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अल्फा है यहाँ पे, अल्फा का उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा। बस पहले दो लर्न कर लो, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू अल्फा, और इधर होता है थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। जब थर्ड क्वाड्रेंट आए तो सेकंड का उल्टा कर दो, माइनस लगा दो उसके आगे, ठीक है ना। और अगर हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट आए तो ये अल्फा का उल्टा कर दो, अल्फा का उल्टा माइनस माइनस अल्फा हो जाएगा। ओके, बस ये फर्स्ट दो के फॉर्मूले लर्न कर लो, थीटा इज इक्वल टू अल्फा और थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आ रहा है, माइनस पाई माइनस अल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट में हमने लिख दिया हियर जेड इज इक्वल टू -1 माइनस रूट थ्री आई लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, सो यहाँ पे लिख देंगे थीटा इज इक्वल्स टू माइनस पाई माइनस अल्फा, यहाँ पे ब्रैकेट आएगी। ओके, बस यहाँ पे अब अल्फा की वैल्यू पुट कर दो, हमारी जो अल्फा आया था हमारा थीटा निकल जाएगा। अल्फा क्या है हमारा पाई बाय 3, तो कर दो पुट माइनस पाई माइनस पाई बाय 3, इसको सॉल्व कर दो तो क्या आ जाएगा हमारा माइनस बार ऐसे का ऐसे ही, देन पाई में से पाई पाई बाय 3 क्या, जैसे देखो ऐसे कर लो, 3 एलसीएम ले लो, 3 एलसीएम ले लिया तो ये बन गया 3 पाई माइनस पाई 2 पाई, 2 पाई हो गया ये, तो माइनस 2 पाई बाय 3 हमारा आंसर आ गया। बस तो हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। हमें क्वेश्चन में बस मॉडुलस निकालने के लिए क्या था, मॉडुलस हो गया हमारा आर, और थीटा निकालने के लिए क्या था, थीटा मतलब आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट आ गया हमारा -2 पाई बाय 3, थीटा इज इक्वल टू -2 पाई बाय 3, हमारा आंसर। दैट्स इट, क्वेश्चन फर्स्ट हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही करना है जैसे फर्स्ट किया है। मॉडुलस और आर्गुमेंट्स निकालना है हमें, z दिया हुआ है -√3 प्लस आई। तो सबसे पहले इसको जब भी मैं आंसर स्टार्ट करता हूँ जो मुझे दिया होता है वो मैं लिख लेता हूँ, z इज इक्वल टू -√3 प्लस आई, इतना हो गया। देन अब देखो इसमें मुझे मॉडुलस और क्या निकालने के लिए कहते हैं, आर्गुमेंट। मॉडुलस निकालने के लिए कहते हैं तो सबसे पहले मैं मॉडुलस का फॉर्मूला लिख लेता हूँ। मॉडुलस होता है हमारा आर, आर इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ये हमारा फॉर्मूला होता है मॉडुलस का। अब एक्स और वाई, यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू डालेंगे तो मॉडुलस आ जाएगा हमारा। एक्स और वाई होगा क्या, जैसे देखो हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से इन दोनों को मैच करो, क्या एक्स की वैल्यू देखो क्या आ रही है -√3, एक्स की वैल्यू -√3 हो गई, और वाई की वैल्यू क्या आ रही है, देखो आई के साथ वाई है। अब आप कई बच्चे ना यहाँ पे वाई की वैल्यू 0 लिख देंगे, वाई की वैल्यू 0 लिख देंगे, कहेंगे यहाँ पे वाई तो है ही नहीं। असली में यहाँ पे वाई अगर यहाँ पे 0 होता तो यहाँ पे आई लिखा ही नहीं होता, 0 आई होता तो यहाँ पे लिखा ही नहीं होता, खाली हमें दिया होता z इज इक्वल टू -√3, ऐसे दिया होता बस, z इज इक्वल टू -√3। अब यहाँ पे आई लिखा हुआ है, यहाँ पे आई लिखा तो मतलब यहाँ पे इसके साथ 1 है, इसके साथ आप 1 कह सकते हो, ये 1 आई है, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे 1। ओके, देन एक्स और वाई की वैल्यू डाल दो यहाँ पे फॉर्मूला में हमारे, अंडर रूट एक्स स्क्वेयर, एक्स क्या है हमारा -√3 का स्क्वायर, प्लस वाई क्या है हमारा 1 का स्क्वायर, तो क्या आ गया हमारा -√3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 3 एंड प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 1, कितना आ गया हमारा r इज इक्वल टू √4, तो कितना आ जाएगा √4 होता है हमारा 2, r इज इक्वल टू 2 आ गया हमारा। अब हमारा मॉडुलस तो आ गया, ये r होता है हमारा मॉडुलस, मॉडुलस खत्म हो गया। देन अब हमें क्या निकालना था, सेकंड क्या कह रहा था, आर्गुमेंट निकालने के लिए। आर्गुमेंट होता है हमारा थीटा, मैंने आपको बताया हुआ है। अब थीटा निकालने का एक प्रोसेस होता है, मैंने आपको बताया था थीटा निकालने का क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले थीटा निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू अल्फा निकालना पड़ता है, अल्फा का फॉर्मूला होता है हमारे पास tan इनवर्स y अपॉन x, ये हमारा अल्फा निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। tan इनवर्स फिर मोड, मोड के अंदर y अपॉन x, देन यहाँ से अल्फा निकाल दो, बस tan इनवर्स यहाँ पे y की वैल्यू डालो, यहाँ पे x की वैल्यू डालो। y की वैल्यू क्या है 1, 1 डाल देंगे, और x की वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे। tan इनवर्स y की वैल्यू 1 है, 1 डाल दी, अपॉन में -√3 है, -√3 डाल दिया। अब मैंने आपको बताया था जो ये मोड होता है, ये मोड जो अंदर वाली वैल्यू होती है ना उसको पॉजिटिव बना देता है,
असली में देखो क्या है, 1/√3, यहाँ पे आगे माइनस लगा हुआ है इसके, तो इसको क्या करेगा, ये कन्वर्ट कर देगा प्लस में, tan इनवर्स 1/√3 बन जाएगा। ये माइनस का साइन हटा देता है मोड। जैसे ही हम मोड हटाते हैं कहीं से, मोड यहाँ पे लगा ही इसलिए हुआ है ताकि जो अंदर की वैल्यू है ना उसको पॉजिटिव बना दे। इसने अंदर की वैल्यू को पॉजिटिव बना दिया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3। अब मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में इसको सॉल्व कैसे करते हैं जब हमारा फाइनल आंसर निकल जाए। जैसे हमारा ये निकल गया अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3, ये हमारा निकल गया इतना। अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, हम दिमाग में सोचते हैं कि tan की कौन सी वैल्यू पर 1/√3 आंसर आएगा। इसका मतलब ही यही होता है, tan की कौन सी वैल्यू पर 1/√3 आएगा। जो मैं लाइन बोल रहा हूँ ना, इसको बिल्कुल दिमाग में बिठा लो कि किसी भी चीज़ का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, tan इनवर्स 1/√3 या किसी का भी इन्वर्स 1 ऐसे हो ना, किसी का भी इन्वर्स और यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो, इसको ऐसे निकालते हैं। दिमाग में बिल्कुल ये लाइन को सेट कर लो। यहाँ पे जैसे जो भी दिया हुआ है, यहाँ पे tan, जैसा tan दिया तो tan बोलेंगे, tan की कौन सी वैल्यू पर हमारा आंसर 1/√3 आएगा। जैसे हमारा ऐसे लिखा होता साइन इनवर्स 1/2 ऐसे कुछ लिखा होता, तो हम सोचते साइन की कौन सी वैल्यू पर हमारा आंसर 1/2 आएगा। देखो साइन की कौन सी वैल्यू पर 1/2 आंसर आता है हमारा, 30 डिग्री पे, साइन 30 डिग्री, तो 30 डिग्री हमारा आंसर हो गया। साइन 30 डिग्री पे तो 1/2 होता है, यही है। ऐसे ही अब देखो यहाँ करेंगे, tan की कौन सी वैल्यू पर हमारा 1/√3 आंसर आता है, tan 30 पर, tan 30 पर हमारा इज इक्वल टू 1/√3 होता है ना। तो कौन सी वैल्यू पर आया हमारा आंसर, 30 डिग्री पे, तो हमारा 30 डिग्री आंसर हो गया। 30 डिग्री को हम लिख क्या सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं ना। यहाँ पे π/6 लिख देंगे क्योंकि हम यहाँ पे जो भी काम करते हैं पाई में करते हैं, ठीक है। रेडियंस में पाई लिखने का मतलब है रेडियंस में काम, हम सारा काम यहाँ पे रेडियंस में करते हैं, इसलिए ये डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। π/6 लिख लिया हमने, अल्फा इज इक्वल टू π/6 आ गया। अब अल्फा इज इक्वल टू π/6। अब जैसे ही हमारा अल्फा आ गया, हमारा 90% काम खत्म हो गया। बस अब हमें देखना है कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा हमें कैसे पता लगेगा, मैंने जो आपको टेबल बनवाया था वो देखो। जब भी हमारे को एक्स की वैल्यू नेगेटिव और वाई की पॉजिटिव दी हो, देखो एक्स की वैल्यू नेगेटिव कहाँ जाएगी, इस साइड जाएगी। एक्स नेगेटिव कहाँ होता है, इस वाली लाइन पे होता है। एक्स नेगेटिव यहाँ पे आ गया, और वाई की वैल्यू 1 है, मतलब वाई की वैल्यू 1 मतलब पॉजिटिव ऊपर होती है, तो यहाँ पे कहीं हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारा ये z इज इक्वल टू -√3 प्लस आई है, जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो ये हमारा कहाँ लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। मैं तो हमेशा ऐसे ही कराता हूँ। अगर आपको इस रूल से करना है तो इससे भी कर सकते हो। देखो एक्स वाला नेगेटिव है, एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव देखो कहाँ होता है, पहले वाला नेगेटिव दूसरे वाला पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। देखो इसके हिसाब से भी सेकंड क्वाड्रेंट आंसर आ रहा है, और अगर आप दिमाग में प्लॉट करते हो इसको तो भी सेकंड क्वाड्रेंट आंसर आ रहा है। जैसे मर्जी कर सकते हो। तो हमारा क्या हो गया, लिखेंगे हेयर z इज इक्वल टू -√3 प्लस आई लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ये लिखेंगे। कहाँ लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो फिर हमारा थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब थीटा और अल्फा का रिलेशन क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, यही होता है। तो हमारा अल्फा आ गया, ये अल्फा को यहाँ पे डाल दो बस, तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पाई माइनस अल्फा क्या है, π/6। इसका एलसीएम ले लो, 6 एलसीएम आ गया, 6 पाई माइनस पाई 5 पाई हो गया, 5 π/6 हमारा थीटा आ गया। थीटा इज इक्वल टू 5 π/6, ठीक है। तो हमारा मॉडुलस भी आ गया और थीटा भी आ गया, और मॉडुलस और थीटा को हम क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट भी आ गया। ये हमारा मॉडुलस हो गया और ये हमारा आर्ग्यूमेंट हो गया। क्वेश्चन खत्म। हमें मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट ही निकालने के लिए कह रहे थे, और कुछ निकालने के लिए कहा ही नहीं। तो क्वेश्चन सेकंड भी हो गया कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन थर्ड और उसके आगे के क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन इन एक्सरसाइजेस 3 to 8। कह रहा है क्वेश्चन थर्ड से लेके क्वेश्चन 8 तक जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए ना हमें, क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन फोर्थ, क्वेश्चन 8 तक, उनको सबको हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पोलर फॉर्म क्या होती है, मैंने आपको जब एक्सरसाइज 5.2 कराने से जस्ट पहले जो वीडियो डाली थी उसमें जो मैंने बेसिक बताया था सारा, एक्सरसाइज 5.2 से जस्ट पहले वाली वीडियो, ठीक है। जब मैंने एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट कर दी ना, उससे जस्ट पहले जो वीडियो डाली थी मैंने बेसिक पे, उसमें मैंने आपको बताया था कि पोलर फॉर्म क्या होती है। पोलर फॉर्म होती है, देखो मैं फिर दोबारा बताता हूँ। जैसे हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, उसको कह रहा हूँ कि कन्वर्ट करो, इसको कन्वर्ट करो पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म में इसका मतलब होता है
कि हमें किस फॉर्म में लाना है, आर कॉस थीटा प्लस आर आई साइन थीटा, इस फॉर्म में लाना है। जैसे ही ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है इस फॉर्म में आ गया, आर कॉस थीटा प्लस आर आई साइन थीटा, हम बोलेंगे कि हमारा जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ये पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें चाहिए क्या क्या होता है, एक हमें चाहिए होता है आर। अगर हमें यहाँ पे आर की वैल्यू मिल जाए और थीटा की वैल्यू मिल जाए देखो, तो हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, क्योंकि आई की वैल्यू तो डाल ही नहीं सकते ना, आई की वैल्यू तो बस यहाँ पे आई रखेंगे। ओके, आर और थीटा की वैल्यू, अगर हमें इसमें आर और थीटा की वैल्यू मिल जाए ना तो हमारा क्वेश्चन खत्म। जैसे क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 किया ना हमने, बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो हमने एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 किया, बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। आर और थीटा निकालेंगे और बस एक्स्ट्रा क्या करना है इस क्वेश्चन में, आर और जो थीटा निकल जाएगा ना, उस आर और थीटा को इस वाले फॉर्मूला में पुट कर देंगे, क्वेश्चन खत्म। ओके, इसको z इज इक्वल टू कह लो, z इज इक्वल टू z, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है ना। तो ये अब जो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, z इज इक्वल टू 1 माइनस आई, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 जैसा ही होगा ये। अब हमें z इज इक्वल टू 1 माइनस आई दिया हुआ है, इसको हम क्या निकालेंगे, इसमें सबसे पहले r निकालेंगे। r इज इक्वल टू क्या होता है, r मतलब होता है मॉडुलस, r इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो x और y क्या होगा, जैसे हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 1 माइनस आई, इसको हम एक तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं ना, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। अब इन दोनों को मिला लो कि x क्या है y क्या है। देखो x की वैल्यू क्या आ रही है 1, x की वैल्यू होगी 1, y की वैल्यू क्या आ रही है, देखो y इज इक्वल टू -1 है, यहाँ पे एक तरह से कुछ नहीं है तो 1 होता है ना, तो y इज इक्वल टू आ रहा है -1। अब ये वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे, r की वैल्यू निकल जाएगी हमारी, r इज इक्वल टू एक्स की जगह 1 डालो, 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस y की जगह -1 डालो तो -1 का स्क्वायर हो गया। तो एक आएगा क्या, आएगा हमारा 1 का स्क्वायर 1, और ये -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है तो ये भी 1 ही आ जाएगा। तो क्या आ गया हमारा √2, तो r इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा √2, हमारा r निकल गया। तो एक स्टेप तो कंप्लीट हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या है, हमें थीटा निकालना है। जैसे ही r और थीटा निकल गया उसको इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। ओके, देन अब थीटा निकालेंगे। थीटा क्या होता है हमारा आर्ग्यूमेंट। थीटा निकालने का मैंने आपको प्रोसेस बताया हुआ पूरा, क्या होता है थीटा निकालने का प्रोसेस। सबसे पहले थीटा निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं अल्फा। अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स y अपॉन एक्स मोड। ओके, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स। जैसे ही हमारा अल्फा निकल गया ना तो समझ लो थीटा भी आ गया। बस हमें अल्फा निकालना है किसी तरह, सबसे पहले ये थीटा निकालने का प्रोसेस है। अब यहाँ पे y और x की वैल्यू डाल दो तो क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू tan इनवर्स y की जगह -1 डालो और x की जगह 1 डाल दो। ओके, -1 अपॉन में 1 हो गया। अब ये मोड क्या करेगा, मोड का मतलब ही यही होता है जो अंदर नेगेटिव की वैल्यू चल रही है ना उसको पॉजिटिव में बना देना। तो क्या आ जाएगा हमारा अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स, क्या आ जाएगा, खाली 1 लिखो या 1 लिखो एक ही बात है। इस नेगेटिव को इसने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया, और हम जैसी मोड हटता है अंदर वाली चीज अगर नेगेटिव होती है तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है हमेशा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। अब मैंने आपको क्या बताया था, जब भी हमारा ऐसे आंसर आ जाए इसको आगे कैसे सॉल्व करते हैं, दिमाग में मैंने आपको एक लाइन बताई थी कि इस लाइन को दिमाग में बिठा लो। इसका मतलब क्या होता है, 10 की कौन सी वैल्यू पे हमारा आंसर 1 आएगा, 10 की कौन सी वैल्यू पे हमारा आंसर 1 आएगा। देखो 10 45 पे 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है ना, तो आंसर क्या है हमारा 45 डिग्री, अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री आ जाएगा। यही मैंने बोला ना, देखो 10 की कौन सी वैल्यू पर हमारा आंसर 1 आएगा, बताओ 10 45 पे तो 1 आता है, तो जो ये वैल्यू आती है ना, ये जो चीज ये वैल्यू आई है ये हमारा आंसर होता है अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया 45 डिग्री। अब ये जो क्वेश्चन है इनमें कभी भी डिग्रीज में आंसर नहीं लिखते, इसमें लिखते हैं हम रेडियन में। तो क्या लिखेंगे, π/4, π/4 हमारा 45 डिग्रीज होता है। देन अल्फा इज इक्वल टू π/4 आ गया हमारा, अल्फा इज इक्वल टू π/4। ये जो मैं लाइन बोलता हूँ ना इसको बिल्कुल दिमाग में बिठा लो। tan इनवर्स यहाँ पे कुछ भी हो, इसका मतलब क्या होता है, 10 की कौन सी वैल्यू पे हमारा आंसर ये आएगा। तो कौन सी वैल्यू पे यहाँ पे आ रहा है, 45 डिग्री पे आ रहा है। हो सकता है अगर यहाँ पे कुछ और होता तो 10 60 डिग्री पे आता, तो मैं अल्फा 60 डिग्री लिखता। अल्फा तो आ गया, अब हमारा अल्फा कंप्लीट हो गया। अब मैंने क्या बताया था, थीटा निकालने के लिए मुझे अल्फा चाहिए। अब मेरा अल्फा तो आ गया, अब मेरा थीटा कैसे निकलेगा, मैंने आपको जो ये क्वाड्रेंट के फॉर्मूला लिखवाए हैं इसी से निकलेगा। देखो
इसके बाद हम क्या चेक करते हैं, जैसे ही मेरा अल्फा निकल गया ना, हम चेक करते हैं जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो हमारे को कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है 1 माइनस आई, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये चेक करेंगे। तो देखो इससे मैंने x इज टू वन और y इज टू माइनस वन वैल्यू डाली थी, जो ये वैल्यू आई है ना, इसको बस पुट करके देख लो कि कहाँ पे ये वैल्यू कहाँ पे लगेगी, इससे हमारा क्वाड्रेंट निकल जाएगा। x और y की वैल्यू, x की वैल्यू देखो 1 यहाँ पे होगी और y इज टू माइनस वन यहाँ पे होगा, तो पॉइंट कुछ यहाँ पे बनेगा, मतलब पॉइंट यहाँ पे बन रहा है, तो मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। एक्स इज टू वन यहाँ पे होगा कुछ हमारा, और y इज टू माइनस वन यहाँ पे कुछ होगा, तो यहाँ पे कहीं कुछ पॉइंट बनेगा। तो यहाँ पे अगर पॉइंट बनेगा हमारा तो क्या होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारा थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा। तो जो हमारा अल्फा आ रहा है इसके आगे बस माइनस का साइन लगा देंगे, हमारा आंसर निकल गया थीटा। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे लिखेंगे हेयर z इज इक्वल टू 1 माइनस आई, जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, लिख के बताएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड सो थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा। ये वाला फॉर्मूला लिख देंगे बस, थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाला फॉर्मूला होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में ये, थर्ड में ये, फोर्थ में ये, मैंने आपको बताया हुआ। तो थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा आ गया, अल्फा हमारा ये है तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, अल्फा की क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा क्या है पाई बाय 4। तुम्हारा आंसर क्या आ गया, थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4 आ गया, ये हमारा थीटा भी आ गया। अब मैंने आपको क्या बताया था, जब मेरे को आर और थीटा की वैल्यू पता लग जाए ना, आर और थीटा की वैल्यू मेरे को पता लगी, उसको बस इस फॉर्मूला में पुट कर दूंगा, मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो अब इसको इस वाले फॉर्मूला में पुट कर दो। फॉर्मूला है कि हमारा z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आर आई साइन थीटा, ये फॉर्मूला हमारा। इसमें आर की वैल्यू डाल दो, आर की वैल्यू क्या आ रही है रूट टू डाल दी, कॉस और थीटा की वैल्यू क्या आ रही है माइनस पाई बाय 4, माइनस पाई बाय 4 डाल दो यहाँ पे, थीटा की जगह माइनस पाई बाय 4, ओके। प्लस यहाँ भी ऐसे ही कर दो, आर की वैल्यू डाली रूट 2, आई ऐसे का ऐसे ही, साइन, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस पाई बाय 4। अब आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ दो तो भी 100% सही है। अगर आप, कई बच्चे कहेंगे सर बुक से आंसर नहीं मिल रहा, बुक वाले क्या करते हैं, जो कॉमन मिल रहा होता है ना उनमें से बस कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें देखो, इन दोनों में, इसमें और इसमें देखो, ये वाले प्लस साइन के देखो, ये प्लस साइन के इधर और ये प्लस साइन के इधर, देखो क्या कॉमन मिल रहा है, इसमें भी रूट 2 है, इसमें भी रूट 2 है, तो रूट 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे भी छोड़ दोगे तो भी आंसर राइट है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो इसमें और इसमें रूट 2 कॉमन आ रहा है और तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा ना, तो बस ऐसे कैसे लिख दो, बाकी जो बचा माइनस पाई बाय 4 प्लस आई साइन माइनस पाई बाय 4, ये मेरा आंसर। ओके, क्वेश्चन थर्ड हो गया कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ में हमें -1 प्लस आई ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले जो मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होता है उसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, z इज इक्वल टू -1 प्लस आई। अब मुझे कह रहा है इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो। पोलर फॉर्म में मैंने आपको बताया, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का क्या मतलब है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का क्या मतलब है, हमें इस वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आर आई साइन थीटा। जैसे ही मेरा इस वाले फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया ना ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मेरा आंसर निकल जाएगा। अब इस वाले फॉर्मूला में कन्वर्ट करने के लिए मुझे चाहिए क्या क्या होता है, देखो आर और थीटा चाहिए होता है बस मुझे। जैसे ही मेरा आर और थीटा आ गया, उस आर और थीटा को बस यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा, मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। बेसिकली वैसे हमें करना यही है, आर और थीटा की वैल्यू निकालनी है और कुछ नहीं करना। तो देखो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ ये z इक्वल टू -1 प्लस आई, इससे मैं आर की वैल्यू निकालूंगा। आर की वैल्यू क्या होती है, आर होता है हमारा मॉडुलस, इसका फॉर्मूला होता है x² प्लस y², मैंने आपको बताया। अब देखो x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, x प्लस आई वाई, सभी कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब देखो इसमें इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर और इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को मैच करके देख लो, x की वैल्यू और y की वैल्यू को पता लग जाएगी। यहाँ से देखो मुझे मैच करके पता लग रहा है x की वैल्यू क्या है -1, x की वैल्यू -1 है, और y की वैल्यू क्या है, देखो y की वैल्यू +1 है। इसके आगे अगर कुछ नहीं होता तो 1 होता है, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, +1, +1 लिख लो या 1 लिख लो, एक ही बात है। देन अब इसको दोनों को यहाँ पुट कर दो, r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू अंडर रूट x क्या है -1 का स्क्वायर प्लस y क्या है 1 का स्क्वायर, ऐसे कर दिया हमने। देन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये भी इज इक्वल टू √2 ही आ गया, r इज इक्वल टू √2 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा r की वैल्यू आ गई।
अब मैंने देखा मेरी आर की वैल्यू तो यहाँ पे निकल गई, आर तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। अब मुझे क्या निकालना है, थीटा। थीटा निकालने का मैंने आपको बताया एक प्रोसेस होता है थीटा निकालने का। थीटा निकालने का क्या प्रोसेस है, सबसे पहले क्या निकालना होता है हमें, अल्फा। ये थीटा निकालने का प्रोसेस है, प्रोसेस टू फाइंड थीटा। क्या होता है प्रोसेस, सबसे पहले हम निकालते हैं अल्फा। अल्फा की वैल्यू होती है टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स मोड में। ये हमारा अल्फा अल्फा का फॉर्मूला होता है, ठीक है, अल्फा निकालने का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वाई और एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे और अल्फा निकाल लेंगे। अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स वाई की जगह क्या डालूंगा मैं, 1, और एक्स की जगह मैं क्या डालूंगा, -1 मोड। अब मैंने आपको बताया था जब भी हम ये मोड हटाते हैं ना, मोड लगा इसलिए होता है कि जो अंदर वाली वैल्यू है ना, अगर अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दे। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रखेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है कहता है। पर कहता है अगर अंदर कोई मेरे नेगेटिव वैल्यू आ गई ना तो मैं उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दूंगा। ये मोड कहता है ऐसे, ये वाला जो मोड है ना ये कहता है। तो अब देखो इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गई, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा ये। तो क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स 1/1 आ जाएगा। 1/1 तो 1 ही होता है, ठीक है, 1/1 आएगा। ये -1 की जगह +1 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा 1। ओके, तो 1/1 को तो मैं 1 ही लिख लेता हूँ, तो इसको ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, टेन अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स 1 ऐसे। ओके, अब देखो यहाँ से असली चीज शुरू होती है। मैंने आपको बताया एक लाइन को क्या, कौन सी लाइन को दिमाग में बिठाने के लिए कहा है कि जो ये जब भी हमें ऐसे निकालने के लिए आ जाए ना तो हम क्या करते हैं, टेन की कौन सी वैल्यू पर हमारा आंसर 1 आ रहा है। मैंने जो आपको लाइन दिमाग में बिठाई है, 10 की कौन सी वैल्यू पर हमारा आंसर 1 आ रहा है। देखो 10 की कौन सी वैल्यू पर हमारा आंसर 1 आता है, बताओ। 10:45 पे ही तो 1 आता है हमारा। तो जो ये वाली वैल्यू आती है ना, ये हमारा आंसर होता है, 45 डिग्री हमारा आंसर। तो अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये हमारा आंसर हो गया। तो 45 डिग्री को हम और क्या लिख सकते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस में ना हम कभी भी डिग्री में काम नहीं करते, रेडियंस में काम करते हैं। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, इसको π/4 कर देंगे। क्योंकि अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चैप्टर पढ़ लिया तो अभी तक तो आप ये डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया करोगे। 45 डिग्री π/4 होता है, 90 डिग्री हमारा π/2 होता है। अब तक तो आपको डायरेक्ट कन्वर्ट करना आ गया होगा। जिसको ये कन्वर्ट करना नहीं आता ना, तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चैप्टर जरूर कर लेना, वरना चैप्टर ऊपर से चला जाएगा आधे स्टेप्स। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, π/4। अब मेरा एक स्टेप तो खत्म हो गया, प्रोसेस टू फाइंड थीटा की, हमारा अल्फा आ गया। जैसे ही हमारा अल्फा आ गया ना, फिर मैंने आपको क्या बताया था, फिर हम क्या चेक करते हैं कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो हमारे को कॉम्प्लेक्स नंबर ये गिवन है, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फिर हम ये चेक करते हैं कौन से क्वाड्रेंट में। चेक करने के लिए हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए होती है। जो हमारी एक्स और वाई की वैल्यू है उसको पुट करके देख लो इस क्वाड्रेंट में। यहाँ पे ऐसे एक्स की वैल्यू देखो हमारे को -1 है, एक्स की वैल्यू -1 कहाँ जाएगी, ये ओरिजिन है। एक्स की वैल्यू -1 यहाँ पे जाएगी कहीं, यहाँ पे -1 हो गया। और वाई की वैल्यू 1 कहाँ होगी, वाई की वैल्यू 1 यहाँ ऊपर होगी। तो हमारा कौन सा क्वाड्रेंट में प्लॉट होगा, ये यहाँ पे कहीं प्लॉट होगा, यहाँ पे कहीं प्लॉट होगा। तो इसका मतलब क्या है, हमारा सेकंड क्वाड्रेंट आंसर आ रहा है। हमने यही चेक करना है कि जो हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो हमें आंसर मिल गया सेकंड क्वाड्रेंट में, इन वैल्यूज को पुट करके ऐसे ग्राफ पे। ऐसी ये जो चीज मैं बता रहा हूँ ना, ग्राफ पे पुट करना है, दिमाग में करना है, या रफ वर्क में करके देख लिया करो। इसको पेपर पे करके नहीं दिखाना होता। यहाँ पे हम पेपर में जितना मैं लिखता हूँ सेम टू सेम, आपको सेम टू सेम उतना ही लिखना है बस, जितना मैं लिखता हूँ। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे, हेयर z इज इक्वल टू -1 + i लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, अब हमारे को पता लग गया सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो जैसे ही हमारे को पता लग गया ना कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है या थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, मतलब हमें क्वाड्रेंट पता लग गया। तो उस क्वाड्रेंट के हिसाब से हम फॉर्मूला निकाल देते हैं। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो थीटा का ये फॉर्मूला होता है, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। तो यहाँ पे लिख देंगे, सो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। तो यहाँ पे पाई माइनस अल्फा, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू डाल देंगे, बस हमारा थीटा निकल जाएगा। तो क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या है, π/4। तो π/4 यहाँ पे अब एलसीएम ले लेंगे हम, तो क्या आ जाएगा, 4π - π 3π, 3π/4 आ गया हमारा आंसर। तो थीटा इज इक्वल टू आ गया 3π/4, ये हमारा थीटा आ गया। अब आर की वैल्यू भी आ गई हमारी, आर की वैल्यू भी आ गई और थीटा की वैल्यू भी आ गई। अब हमारा आर और थीटा आ गया। अब आर और थीटा को इस वाले फॉर्मूला में पुट कर दो, आर की वैल्यू यहाँ डाल दो, थीटा की वैल्यू यहाँ डाल दो, क्वेश्चन खत्म। तो ये वाला फॉर्मूला हमारा है क्या, यहाँ पे लिखेंगे z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आर आई साइन थीटा।
यही वाला फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों में से आर कॉमन ले लो, ठीक है। आर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। यहाँ पे आप चाहे कॉमन लो या ना लो एक ही बात है, बस इसमें आर और थीटा की वैल्यू डाल दो, अगले स्टेप में क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाएगा। तो इसमें आर की वैल्यू डाल देंगे, यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है हमारी √2 डाल दी। देन कॉस थीटा, ये यहाँ पे कॉस और थीटा की वैल्यू क्या है 3π/4 देन प्लस आई साइन थीटा की वैल्यू क्या है 3π/4। क्वेश्चन